तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, है ना। तो हमने इसके पहले देख लिया उस पूरे उसके कंडीशन के बारे में। अब आज क्या बातें होनी चाहिए, तो आज होगा आप लोग का स्टार्ट थोड़ा सा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की, ठीक है। डाइपोल का नाम सुना होगा आपने, मेरे ख्याल से ये चीज़ आपने ये वर्ड सुना होगा जब आपने पोलर कंपाउंड और नॉन पोलर कंपाउंड पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो वहाँ ये वर्ड आपको आया होगा, ठीक है। तो चलो हम वहीं बातें करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले जान लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, ठीक है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है ये देखना है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है इसको हम जानना चाहते हैं। नाम से इसका समझ में आ रहा है, अगर इसका नाम को ही हम समझ ले तो मेरे ख्याल से इसका डिफिनीशन हो गया। हाँ देखिए कैसे, इक्वी का मतलब इक्वल, पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए वैसे सरफेस पे, यानी अगर कोई सरफेस हो जहाँ पोटेंशियल हर जगह सेम हो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। यानी कहता क्या है कि किसी भी चार्ज के चारों ओर एक पॉइंट का लोकस इसलिए बोल रहे हैं, आप लोग ये पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। लोकस क्या था, एक मूविंग पॉइंट होता था। अब मान लो किसी पॉइंट के चारों ओर एक पॉइंट रिवॉल्व करता था, फिक्स पॉइंट के चारों ओर एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे, तो उसके लोकस को सर्कल कहते थे ना, ठीक है। तो लोकस याद होगा आप लोग को, वहाँ हम लोग पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो वैसे ही कह रहा है किसी पॉइंट के चारों ओर या किसी चार्ज के चारों ओर, कैसा भी चार्ज हो ये हमको पता नहीं, लेकिन किसी चार्ज के चारों ओर वैसा एक लोकस किसी पॉइंट का, ठीक है, जहां हर एक पॉइंट पर क्या हो, पोटेंशियल सेम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इट इज द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट around any charge where the potential is always same। यानी किसी चार्ज के चारों ओर एक ऐसा सरफेस, हम ऐसे सिंपल बोले तो किसी चार्ज के चारों ओर वैसा सरफेस जहां पर उसके क्या कहते हैं, पोटेंशियल सेम हो। जैसे अगर हम बात करें, अगर कोई पॉइंट चार्ज ले लें, याद है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके चारों ओर एक जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था, मान लो किसी पार्टिकुलर पॉइंट P पे R डिस्टेंस पे है, तो यहाँ का इसका पोटेंशियल कितना था, KQ/R था ना। और ये KQ/R, एक्चुअली R छोटा, ये KQ/R क्या है, इसके चारों ओर R डिस्टेंस पर जो भी पॉइंट होगा, हर एक की जगह तो पोटेंशियल KQ/R होगा। यानी हम कह सकते हैं, इसको तो आपने नोट कर ही लिया होगा, मिटा देते इसको। यानी हम कह सकते हैं कि अगर इसके चारों ओर एक हम सर्कल ले लें, इसके चारों ओर क्या ले लें, एक सर्कल ले लें, तो ये सर्कल अगर R रेडियस का है तो पूरे सर्कल पे आपका क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा पूरे सर्कल पे। यानी कहीं भी आप देखिएगा, अगर मान लो इस पॉइंट की बात करें, ये भी R डिस्टेंस पे है, तो मान लो ये पॉइंट Q है, तो यहां भी आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Q नहीं, इसको एक्चुअली Q नहीं, इसको M कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट M है तो यहां भी पोटेंशियल क्या होगा, KQ/R, ठीक है। अब मान लो कि इससे अब रेडियस बढ़ा देते हैं हम, ये रेडियस हम R1 कर देते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं तो यहां पोटेंशियल होता है KQ/R1, और इस KQ/R1 के पूरे सर्कल की बात करें हम,
ठीक है, पूरे सर्कल की बात करें तो इस पूरे सर्कल पे आपका क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। तो याद रखना होगा क्या, एक पॉइंट मिल गया हमको कि अगर पॉइंट चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, कैसा चार्ज मिला, पॉइंट चार्ज मिला, है ना, वेरी गुड। तो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है। अब बोलोगे सर तो सर्कुलर लग रहा है, तो बाबू ये 2D है, अगर आप इसको 3D में फील करो तो ये स्फेरिकल बन जाएगा। किसी पॉइंट के चारों ओर अगर आप फील करोगे 3D में, आप पढ़े भी हो कि 3D में जो लोकस होता है सेम चीज का, कि अगर किसी फिक्स पॉइंट से पार्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर कोई स्पेस में मूव कर रहा हो पॉइंट, तो उसका जो लोकस होगा वो स्फेरिकल होता है, पढ़े हैं हम लोग। और 2D में ही सर्कल लगेगा, तो कह सकते हैं ये ऐसा है। और दूसरा कि इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसा होगा इस तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं, आर ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, किस पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। और हमने देखा कि पॉइंट चार्ज के लिए कैसा मिल रहा है, स्फेरिकल। और भी देखते हैं, दो तरह का और पॉसिबिलिटीज है, इसको नोट करो जल्दी से। ठीक है, अब देखो इसके आगे देखते हैं, अलग तरह का केस, अलग तरह का कंडीशन। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मान लो ये फील्ड इस तरह से पैरेलल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हो, और आपने पढ़ा एक रिलेशन याद होगा आपको, E इक्वल्स होता है माइनस dv अपॉन dr, तो dv इक्वल्स होता है माइनस E इंटू dr। ये पढ़े हैं रिलेशन आप लोग, याद होगा आप लोग को। तो वहाँ से अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट के बीच में निकालना हो, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में मल्टीप्लाई करते हैं उसके डिस्प्लेसमेंट से, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट से, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट से, है ना। हॉरिजॉन्टल नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के डिस्प्लेसमेंट में। तो अगर मान लो हमने एक पॉइंट यहाँ लिया है A और एक पॉइंट यहाँ लिया है B, और हमसे अगर कोई पूछे कि बताना है हमको इसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के डायरेक्शन में। तो ये डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो हमको ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा है, मान लो ये AM, तो हमको क्या मिलेगा, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर ये सोचो कि सेम ये इस तरह से होता, सेम अगर ये इस तरह से होता इस पॉइंट पे, यहां पर अगर हम पॉइंट ले लेते तो क्या होता, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होता दोनों के बीच का। यानी कहने का मतलब इस लाइन पर जो भी पॉइंट मिलेगा, इस लाइन पर जो भी पॉइंट मिलेगा, मान लो ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये सारे क्या हो गए, सारे इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं, हर एक का पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो अगर हम इस लाइन को यूज करते हुए अगर एक प्लेन ड्रॉ कर दें, एक प्लेन ड्रॉ कर दें इस लाइन को यूज करते हुए, तो वो प्लेन मेरा क्या कहला जाएगा, इक्विपोटेंशियल प्लेन कहला जाएगा। वैसा ही हर जगह हो सकता है, यहां पर भी एक लाइन, एक पॉइंट लिया जा सकता है। तो इस तरह से ये हो गया पॉसिबल। तो एक ये मेरा क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल प्लेन, इक्विपोटेंशियल प्लेन। लेकिन ये कब आएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म हो। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म इसलिए लिए है, और पैरेलल हो, तब हम क्या लेके देखेंगे कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्या रह रहा है, इक्विपोटेंशियल प्लेन की तरह। इसको नोट करिए, हो गया नोट। अब आगे देखते हैं।
अब मान लो अगर लाइन चार्ज दिया हुआ रहे इनफाइनाइट, लाइन चार्ज अगर इनफाइनाइट दिया हुआ हो तो इसके चारों ओर जो पॉइंट होगा, देखो इस तरह से, ये मान लो लाइन चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, इसके चारों ओर मान लो r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेंगे तो वो कैसा फील आएगा। r डिस्टेंस पे एक पॉइंट निकालते हैं, ठीक है, जहां कुछ पोटेंशियल होगा, तो हर तरफ जिधर भी हम r डिस्टेंस लेंगे वहां पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके चारों ओर r डिस्टेंस पे, और वो फील करो कि वो आपका सिलेंडर की तरह लगेगा देखने में। एक लाइन चार्ज है, उससे r डिस्टेंस पे आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है हर एक पॉइंट पे। मान के चलो इस पे एक सर्कल ड्रॉ किए एक सेक्शन पे, फिर यहाँ सर्कल एक, फिर यहाँ, इस तरह से करते हुए यहाँ पूरे इस पे हर एक पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिए हम लोग, ठीक है। तो वो सर्कल अगर पूरा कंबाइंड होगा तो कैसा लगेगा, सिलिंड्रिकल लगेगा। यानी कहने का मतलब कि लाइन चार्ज है तो उसके कारण जो फील्ड लाइंस मतलब है, उसके कारण जो मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसा लगेगा देखने में, सिलिंड्रिकल। यानी सिलिंड्रिकल बनेगा, लेकिन कब, लाइन चार्ज के लिए। किसके लिए, लाइन चार्ज के लिए। लाइन चार्ज के लिए फील्ड भाई आपको मालूम ही होगा कितना होता था, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, याद है ना। फिर उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर से, है ना। तो अगर हमको v निकालना हो तो इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करना होगा। 1/r का इंटीग्रेशन आप लोगों को मालूम है कितना होता है, ln r। वेरी गुड। तो ये हो गया मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल की। तो अभी जस्ट बोले थे बाबू कि बहुत सारा कंपाउंड है जो पोलर नेचर का होता है ना, जिसमें दो पोल होते हैं। जैसे कि अगर आपको मालूम हो तो आप इस चारों को तो अच्छे से जानते होंगे। ये ऑर्डर है आपका, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, हायर लोअर लोअर लोअर, मतलब इधर से इधर जाते हैं तो पोलरिटी डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करता है। तो मान लो अगर हमको एक कंपाउंड लेते हैं जैसे कि HCl, ठीक है। अब HCl में क्या होगा कि Cl के पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है उसकी हाई है। तो क्या होगा कि ये अपना ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मतलब अपनी तरफ थोड़ा शिफ्ट करता है। तो इस पर स्लाइटली निगेटिव और इस पर स्लाइटली क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो दो पोल बन गए यहाँ पे, क्योंकि दो अलग अलग नेचर के चार्ज यानी पॉजिटिव और निगेटिव इक्वल अमाउंट पे काफ़ी छोटे डिस्टेंस पे हैं। क्योंकि आपको मालूम है ये जो बॉन्ड लेंथ होता है वो बॉन्ड लेंथ एक्चुअली एंगस्ट्रम के ऑर्डर में होता है, और एंगस्ट्रम मतलब 10⁻⁻10 मीटर, जो कि बहुत छोटा होता है। तो इससे ये पता चला हमको कि एक्चुअली है क्या, बॉन्ड लेंथ है, बहुत छोटा है। वेरी गुड। चार्ज अट्रैक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया है अपनी तरफ, ये भी सही है। अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया है तो एक पे स्लाइटली निगेटिव और एक पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहां पर ये डायपोल की तरह बिहेव करेगा। फिर वैसे ही आपको पता होगा कि पोलर कंपाउंड्स में हमारा H2O भी आता है। एक्चुअली इसका बॉन्ड एंगल होता है 104 डिग्री के अप्रॉक्स, इसलिए वो ऐसा दिया, ठीक है। इसका बॉन्ड एंगल 104 डिग्री होता है। उसका भी कारण आप लोग को पता होगा कि लोन पेयर उसके स्टेरिक रिपल्सन के कारण, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि इसका भी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इस पर भी डेल्टा निगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी अट्रैक्ट करेगा, इसकी तरफ शिफ्ट होगा। एक्चुअली ये इसकी इलेक्ट्रॉनिटी हाई होने के कारण, तो इस पर भी डेल्टा निगेटिव। लेकिन तो अब हुआ क्या, यहाँ दो डायपोल बन गया। एक डायपोल ये है आपका और एक डायपोल ये है, यहाँ दो डायपोल बन गया हमारा। तो डायपोल अगर कोई पूछे तो क्या बोलना है, तो डायपोल अगर कोई पूछे तो क्या बोलेंगे कि जब दो चार्ज, ठीक है, वेरी गुड, इक्वल मैग्नीट्यूड का, ये भी सही है, अपोजिट नेचर का अगर बहुत छोटे डिस्टेंस पे रखा हुआ, बहुत छोटे डिस्टेंस पे, मान लो दो चार्ज है, एक है प्लस Q और एक है माइनस Q, और इसको रखा गया है बहुत छोटे डिस्टेंस पे। कितने छोटे डिस्टेंस पे, बहुत छोटे डिस्टेंस पे। तो उस केस में हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। वेरी गुड, ये तो डायपोल समझ में आ गया। वेरी गुड। अब इसके बाद आता है एक टर्म है इसमें
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये है क्या? एक्चुअली इस डायपोल का एक स्ट्रेंथ है, उसको हम लोग डायपोल मोमेंट कहते हैं, विच इज Q इंटू इसका पूरा लेंथ। तो इसके लेंथ को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं 2L से, कुछ बुक में D से भी रहता हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, डिस्टेंस कैसे मानना चाहते हो। हमने 2L माना है, आप D भी मान सकते हो। 2L क्यों माने हैं? उसका रीज़न है क्योंकि जब हम लोग इस डायपोल के कारण फील्ड और पोटेंशियल निकालते हैं तो ये 2L मानना थोड़ा आसान होता है, ठीक है। अब वैसे चाहो तो आप D मानो, कुछ भी मान लो ना, क्या फर्क पड़ता है। Q इंटू 2L, क्लियर है यहाँ तक? अब ये Q इंटू 2L है और P का वैल्यू है ये, तो इसका यूनिट बन गया क्या मेरा? इसका यूनिट बन गया कूलाम मीटर। क्या बन गया? कूलाम मीटर, सेंटीमीटर नहीं, कूलाम मीटर। कुछ कुछ बच्चा उसमें से डैश हटा के C और M लिख देगा, वह सेंटीमीटर हो जाएगा, कूलाम मीटर है ये। हाँ, और इसका डायरेक्शन अब एक्चुअली बता देते हैं, वो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है, और इसका डायरेक्शन होता है इज ऑलवेज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, इस तरफ से, माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है। डायपोल का डिफिनेशन यहां पे नहीं लिखे हैं, आप लोग फिर से एक बार सुन लीजिए। डायपोल क्या है? जब दो चार्ज इक्वल अमाउंट में, है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड कर सकते हैं, अकाउंट है, वही चीज है, अपोजिट नेचर का, छोटे डिस्टेंस पे रखा हुआ हो, तो उस पूरे सेटअप को ही हम लोग क्या कहते हैं? बोल दो। एग्जैक्टली, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल, और ये हमारे नेचर में है, जैसे बहुत सारा है। अब यहां पे तो बाबू हमें सिंपल ये कोवेलेंट लिए ना, कोवेलेंट बॉन्ड लिए हैं। अगर आयनिक बॉन्ड लेते तो भी हो सकता था, जैसे NaCl MgCl2, वहां भी तो दो आयन्स हैं, जितना इस पे चार्ज होता है उस पर भी चार्ज है, एक ही इलेक्ट्रॉन का तो ट्रांसफर हुआ है दोनों के बीच में, तो ऑब्वियस है कि वहां भी ऐसा देखा जा सकता है, लेकिन उसको हम लोग पोलर कंपाउंड में कंसिडर नहीं करते। अगर कंपाउंड की बात करें तो आयनिक कंपाउंड में कंसिडर किया जाता है, इसलिए उसको हम इंक्लूड नहीं किए थे। तो ये हो गया हम लोग का पॉइंट, क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और इसका 3 ओरिएंटेशन है, याद रखना होगा। एक एक्सियल लाइन पर, एक इक्वेटोरियल लाइन पर, और एक एनीवेयर। एनीवेयर डोर नहीं, एक्चुअली एनीवेयर, ठीक है। मतलब किसी भी पॉइंट पर जनरल पॉइंट्स हो गए थे, जिससे आप दोनों को डेराइव भी कर सकते हो, एक्सियल वाले को भी और इक्वेटोरियल वाले को। चलो तो शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। रुक जाइए, अब इस पे हम लोग चल लेते हैं आगे की ओर। पहले इसका एक डायग्राम बनाना होगा, और उसमें केस फर्स्ट में हम क्या बोले थे? ऑन एक्सियल लाइन, ऑन एक्सियल लाइन, किस पे? एक्सियल लाइन पे। वेरी गुड, चलो मान लो इस तरह से है, और इसका लेंथ 2L है, ठीक है। और तुमने क्या किया है? एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑप्ट किया है जहां तुम्हें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। वेरी गुड। अब इसका डिस्टेंस जो गिवन है वो यहां से r गिवन है। कितना गिवन है? r। अब जरा ध्यान से समझना एक बात को तुम, कि ये पूरा लेंथ 2L है, यानी ये L है और ये भी L है ना। तो चलो, हुआ क्या? ये डिस्टेंस बन गया आपका r प्लस L, ठीक है, और ये डिस्टेंस बन गया आपका r माइनस L। अब फील्ड निकालोगे कैसे? तो ऑब्वियस है कि जब हम किसी पॉइंट पर कई चार्ज के कारण फील्ड निकालते हैं, ठीक है, तो उस केस में करते क्या है? तो उस केस में एक ही काम करते हैं। एक्चुअली दोनों चार्ज के कारण हम लोग वहाँ पे फील्ड निकालते हैं, फिर उसका समेशन लेते हैं एज ए वेक्टर, और फिर जो नेट रिजल्टेंट मिलता है वो मेरा आंसर होता है।
ठीक है, तो चलो इस पॉइंट की बात करते हैं, पी की। तो पॉइंट पी पे इसके कारण फील्ड निकालते हैं, माइनस के कारण। तो वो अट्रैक्टिव इन नेचर है इसका, मतलब इनवर्ड होता है इसके कारण फील्ड, और फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होता है इसका प्लस के लिए, क्योंकि यहाँ टेस्ट चार्ज रखा जाता है जब प्लस होता है। तो ये ई बी हो गया हमारा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा मेरा ई ए, ये ई ए हो गया और ये हो गया ई बी, ठीक है। अब जरा बात करो कि ई ए और ई बी में बड़ा कौन होगा। भाई चार्ज तो दोनों का सेम है, एक का क्यू अगले का भी क्यू। माइनस प्लस को इसलिए कंसिडर नहीं करें क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने चार्ज का साइन रखना ही नहीं होता है फॉर्मूले में। डिस्टेंस की बात होती है डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस ए वाले का ज़्यादा और बी वाले का कम, और फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो ई बराबर है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर जैसे ही किया डिक्रीज, ई हो गया इंक्रीज। सिंपल सी बात है ना, आर अगर घटेगा तो ई का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब हम करेंगे क्या, ई बी निकालते हैं, निकाल लो के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और वैसे ही हमारा ई ए क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो क्या करना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, ई बी माइनस ई ए। ई बी माइनस क्या होगा, ई ए। ई बी माइनस ई, क्योंकि समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ई बी बड़ा है ई ए से। चलो यहाँ पे लिख ही देते हैं, ई बी बड़ा है ई ए से। एक और चीज क्या था कि आर आपका बहुत बड़ा था किससे, एल से, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, ऑलमोस्ट एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में, पिकोमीटर में, है ना, इस तरह से। कुछ बॉन्ड लेंथ पैक पिकोमीटर में भी होते हैं। तो चलो ई बी माइनस ई ए करते हैं। तो के क्यू वाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू वाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो के क्यू हो गया कॉमन, और रिजल्ट हो गया आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर एलसीएम। समझ में आ रहा है, बोलिए। बहुत सिंपल है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और होल स्क्वायर तो पहले से था, तो हो गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, डेट इज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, देखो यहां से हो जाएगा ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, याद होगा आप लोग को, है याद। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते तो रिजल्ट क्या आता था, 4ab। तो यानी ये फॉर्मूला का रिजल्ट हो गया मेरा के क्यू इंटू 4rl डिवाइडेड बाई तो ई का रिजल्ट क्या बन गया हमारा। अब देखो इसको 4rl को क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा सोचो, इसको 2r इंटू 2l कह सकते हैं, बोलो हाँ या ना। अब सवाल उठता है क्यों, क्योंकि देखो हमने जो डायपोल का लेंथ लिया है 2l, और आपको मालूम है q इंटू 2l करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा p। तो वो हमारा मतलब एक मजबूरी है, कह सकते हैं ज़रूरत है, नीड है। k इंटू 2r इंटू q इंटू 2l डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। रिजल्ट आ गया आपका 2kpr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको भी रहने देते हैं यहीं पे ब्रेक, और आगे हम लोग लिखते हैं यहाँ पर इसका थोड़ा सा बढ़ाकर रिजल्ट। इसको कर लीजिएगा नोट, और देखिए क्या है। हमने क्या कहा था कि r बहुत छोटा है और r बहुत बड़ा है किससे, l से। वेरी गुड, इसका मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर नियर अबाउट आर स्क्वायर होगा। सोचो अगर तुम्हारा आर बहुत बड़ा हो कुछ मीटर्स में या कुछ सेंटीमीटर ही मान लो ना, और ये हो पिकोमीटर में, तो एल स्क्वायर का उसका स्क्वायर, पिकोमीटर का स्क्वायर, तो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा ई का 2kpr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये अगर हम इसको सॉल्व करें तो फर्दर ये रिजल्ट मेरा मिल जाएगा 2kp अपॉन आर क्यू, दैट्स द रिजल्ट
फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। ये हमारा रिजल्ट हो गया, नोट करिए इसको। हो गया क्वेश्चन नोट आप लोग का, मतलब ये नोट हो गया ना। अब देखो दोनों को हमने क्यों सर्कल किया है, मैंने दोनों का, इसको भी हम इसको और दोनों को कंसिडर क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली हमने यहाँ मान के चला है कि आर बहुत बड़ा है एल से, लेकिन अगर मान लो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, जिसमें एक्चुअली होता क्या है कि डायपोल दिया होता है कुछ सेंटीमीटर का, जैसे मान लो 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, तो ये दो ये भी दो, और बोलता है कि 5 सेंटीमीटर पे निकालिए या 6 सेंटीमीटर पे निकालिए, 7 सेंटीमीटर पे निकालिए आप वो एक्सियल लाइन पे या इक्वेटोरियल लाइन पे। तो अब आप अगर लगा दिए ये वाला फॉर्मूला, हो गया गलत। अब उसका रीज़न है क्योंकि आर बहुत बड़ा नहीं है उस केस में एल से, एल है आपका 2 सेंटीमीटर और आर है आपका 5 सेंटीमीटर। तो क्या हो सकता है कि आर बहुत बड़ा हो गया एल से? नहीं, आर बड़ा है एल से, सिर्फ बहुत बड़ा नहीं है। तो आप ये फॉर्मूला वहाँ यूज करोगे। और जब कह दिया कि आर बहुत बड़ा है, या आपसे कुछ ऐसा कंडीशन नहीं कहा है कि जहाँ की आपका क्या कहते हैं एल का वैल्यू कुछ ऐसा दिया हुआ है कि आर उसके कंपेटिबल में है, तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे जो बेसिक फॉर्मूला है हमारा 2kp/r³। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की। उस पॉइंट पे हमने क्या निकाला, EB माइनस EA, इसको वेक्टर हटा दो फिलहाल, गलत था, EB माइनस EA, चलो ये भी है। तो EB माइनस EA का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरफ आएगा, और कारण भी है कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया है, तो इसका मतलब इधर ही आएगा। चलो सही है। और अब देखो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी इसी तरफ है, इस तरफ, फ्रॉम B to A, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी B to A है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा पॉइंट P पे है वो हमेशा डायपोल के डायरेक्शन में होता है। यानी जो रिजल्ट है, अगर हम इसको एज ए वेक्टर लिखें तो E इक्वल्स लिखेंगे 2kp/r³। ठीक है, क्लियर है? ये हुआ हमारा एक्सियल लाइन का। अब बातें होंगी इक्वेटोरियल लाइन की। यानी इक्वेटोरियल लाइन को जनरल कंडीशन में हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं, कहते हैं ना, जनरल कंडीशन में उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं। ये वही फॉर्मूला आपको क्या था, 2kpr/r² का होल स्क्वायर, ये भी याद रखना, लेकिन कब? जब r कंपेटिबल होगा l के, तब। चलो इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं इसके बाद हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पे। कहाँ चलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन पे। तो चलो क्वेश्चन हुआ मेरा सेकंड पॉइंट, और हम पहुंच गए इक्वेटोरियल लाइन पे। देखो -q +q, ठीक है। आपने करना क्या था, ये चलो ये पॉइंट हो गया हमारा, मतलब O, हेडिंग डाल दियो ना, उसको बिठा रहे हैं हम क्योंकि बहुत छोटा हो जाएगा, थोड़ा देखने में ठीक ठाक लगना चाहिए। अब मान लो, अरे यार, ये पॉइंट P है जो कि आपका R डिस्टेंस पे है, ठीक है, और ये तो L है, और आपने कैलकुलेट करना है वहां पर फील्ड, कहां पर, अरे इसीलिए छोटा लोग लेता है। अब समझ में आया। चलो ये हो गया पॉइंट P, ठीक है। अब जरा तुम ध्यान से सोचो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों जो है वो आपका √r² + l² होगा, यानी सेम, और वो सेम है, इसका मतलब ये एंगल्स भी सेम होगा, क्योंकि ये बन गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, तो एंगल सेम होगा। ये तो 90 है ही, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अब जरा देखना, ये पॉइंट P पर माइनस के कारण फील्ड इधर होगा हमारा, मतलब EB, इसको A कर दे, छोड़ हटाओ, एक काम करते इसको B ही कर दे, छोड़ A ही करते, हटाओ ना यार, ये होगा इस डायरेक्शन में, और ये होगा इस डायरेक्शन में EB, है ना। चलो ठीक है।
अब आपने एक चीज पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ट्रायंगल में जो आउटर मोस्ट एंगल होता है, नहीं एक आउटर एंगल जो होता है, आउट एंगल, एक्सटीरियर एंगल जिसको कहते हैं, वो इंटीरियर एंगल का सम होता है 2 थीटा। पढ़े हैं? ठीक है। अब तुम एक चीज और ध्यान से देखो, डिस्टेंस तुम्हारा यहां इसके ए के लिए और डिस्टेंस तुम्हारा बी के लिए सेम है, मतलब चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम। तो बात ये हुई कि फील्ड भी सेम हो गया। तो मतलब रिजल्ट ये बना मेरा कि ई ए हो गया इक्वल ई बी के, और ये हमारा फॉर्मूला था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर तो रूट खत्म हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है। और देखो तुम अगर ध्यान से इसको, तो तुमको पता ये चलेगा कि दो वेक्टर्स हैं ई ए और ई बी, दो वेक्टर्स हैं ई ए और ई बी, और उन दोनों के बीच में एंगल है 2 थीटा। और एक्चुअली है क्या कि दोनों वेक्टर इक्वल अमाउंट में हैं। और आपको याद होगा कि जब आपने ऐसा कुछ पढ़ा था तो उसका रिजल्ट आया था 2a cos थीटा बाई 2। याद आ रहा है कुछ? यही सेम रिजल्ट था जब दो इक्वल वेक्टर को हम लोग रिजल्टेंट निकाले करते थे और उसके बीच का एंगल थीटा हुआ करता था, तो उसका जो रिजल्टेंट आया करता था वो आर था क्या, 2a cos थीटा बाई 2। याद आ रहा है कुछ? इस केस में ए अगर बी के भी इक्वल होता था तो रिजल्ट वही लिखते थे ना। तो इस केस में क्या आना चाहिए, ई का वैल्यू सेम है तो 2EA, चलो EA या EA हटाओ, EA और बी भी तो सेम ही है। और होगा क्या, cos थीटा बाई 2, यानी 2 थीटा का हाफ यानी थीटा, दैट इज cos थीटा। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2 KQ बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और अगर तुम ध्यान से देखो तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। गलत बोल रहे हैं क्या, सही बोल रहे हैं, विश्वास कर सकते हो। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, Q इंटू 2L होता है हमारा P। तो Q ना कर दिया जाए इसको P, 2QL, P कर देते हैं इसको। एक्चुअली इसको पहले ठीक ठाक कर लेते हैं, ये L है। ठीक है। तो रिजल्ट क्या होगा, KP बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। ये ई का रिजल्ट आया हमारा। क्या आया, ई का रिजल्ट। ये जनरल रिजल्ट है जब मान लिया जाए आर कंपेटिबल होगा किसके, एल के। बोले थे इसके पहले भी यूज किए थे हम लोग ऐसा चीज। लेकिन अगर हमारा जो जनरल कंडीशन होता है कि आर बहुत बड़ा होता है एल से, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लगभग बराबर होगा आर स्क्वायर के, और रिजल्ट आ जाएगा के पी बाई, देखो आर स्क्वायर ये तो गया बेचारा, पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आर क्यू आ जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा ई इक्वल्स के पी अपॉन आर क्यू। यानी कह सकते हैं कि ई एक्सियल जो होता है वो डबल होता है ई इक्वेटोरियल के। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। चार्ज का जो डायरेक्शन है, मतलब डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है एक्चुअली चार्ज के कारण, वो इस डायरेक्शन में, यानी डायपोल मोमेंट तो इस डायरेक्शन में होगा, और ये जो होगा एक्चुअली एकदम सिमेट्रिक होगा, इक्वल है तो थीटा इधर से तो थीटा इधर से, तो इस तरफ होगा ई का डायरेक्शन। तो तुम ध्यान से देखो, ई जो है वो पैरेलल है पी के, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है ना। ई पैरेलल है पी के, लेकिन कौन सा डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो एज ए वेक्टर अगर हम इसको लिखेंगे तो माइनस के पी अपॉन आर क्यू होगा एज ए वेक्टर। नोट करो उसको। तो ये हो गया हम लोग का क्या रिजल्ट, जब इक्वेटोरियल पॉइंट होगा तब। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है जनरल पॉइंट, एनीवेयर पॉइंट। तो चलो एनीवेयर पॉइंट देख लेते हैं।
ठीक है, एनीवेयर का देखो अब। तो एनीवेयर में क्या है कि मान लो ये है हमारा डाइपोल -q +q, पॉइंट ए पॉइंट बी, और आपने इस O से एनीवेयर निकालना है, मतलब किसी पार्टिकुलर पॉइंट P पे। ठीक है, चलो थीटा एंगल पे। बहुत ही सिंपल सा तरीका है बाबू। तरीका क्या है कि हम करते हैं क्या, एक्चुअली P को रिजॉल्व, हम क्या करते हैं, P को करते हैं रिजॉल्व, मतलब डाइपोल मोमेंट को तोड़ते हैं कंपोनेंट्स में, जिसमें से एक कंपोनेंट आएगा इसके अलोंग और एक कंपोनेंट आएगा इसके परपेंडिकुलर, और उन दोनों के कारण फील्ड को करते हैं रिजल्टेंट, और आता है आपका शानदार सा एक आंसर। देखो क्या आएगा। तो चलो P को किए रिजॉल्व, ये P है, देख लो डायरेक्शन सही है ना, माइनस से प्लस की तरफ। तो अब करना क्या है, डायरेक्शन लेना है। तो चलो P जो इसके अलोंग आएगा वो बनेगा P cos थीटा, इसके अलोंग, ठीक है, और जो इसके परपेंडिकुलर में आएगा वो बनेगा P sin थीटा, P sin थीटा और P cos थीटा। समझ में आ रहा है कैसे? वो कंपोनेंट के लिए हम लोग पढ़े ही हैं कि जिसकी तरफ एंगल बना होता है उधर हम लोग कॉस लेते हैं, जिधर एंगल नहीं बना होता उधर हम लोग क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। और किसी किसी बुक में जनरली आप देखिएगा कि क्या हुआ होता है कि इस ए बी को दो एक्चुअली वेक्टर में, दो एक्चुअली का इमेजनरी डाइपोल में वो उसको तोड़ देता है, ठीक है, रिजॉल्व कर देता है। तो हम वही बात किए हैं, बस किए क्या है कि P को कंपोनेंट में ब्रेक किए हैं, और वहां क्या होता है कि यहाँ पे एक इमेजनरी डाइपोल लेता है, यहाँ एक इमेजनरी डाइपोल लेता है। आपको जैसे आ रहा वैसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से तो आंसर वही आना है। क्योंकि इधर अब हम देखेंगे तो P cos थीटा R डिस्टेंस के लिए देखा जाए तो एक्सियल लाइन पे आ गया ना, एक्सियल लाइन पे। तो एक्सियल लाइन का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है बोल दो, वेरी गुड, 2kp/r3। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा इसके कारण देखो, और दूसरा कि ये जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इसके डायरेक्शन में था, याद है ना, तो इसके डायरेक्शन में आएगा हमारा, मान लो इसके डायरेक्शन में एक्सियल लाइन के कारण P cos थीटा के कारण आ रहा है इवन रिजल्ट, और इवन क्या हो गया 2kp cos θ/r3, ठीक है। इसके कारण जो रिजल्ट आएगा वो था इसके अपोजिट, याद आ रहा है ना, इसके अपोजिट, यानी इस तरफ आएगा E2, और ये E2 होगा, ये E2 क्या होगा हमारा kp sin θ/r3, और दोनों अगर देखा जाए तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो नेट रिजल्टेंट जो आएगा इन दोनों के स्क्वायर से आएगा। हमने पढ़ा है नेट रिजल्टेंट का फॉर्मूला, अगर 90 डिग्री पे हो अगर दो वेक्टर्स तो उसका फॉर्मूला होता है √a² + v²। एग्जैक्टली, तो हमारा E बन जाएगा √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, होगा ना। कोई दिक्कत, तकलीफ, कष्ट, दुख कुछ भी हो तो बोल सकते हैं। E1 का वैल्यू में अगर हम देखेंगे तो दोनों के स्क्वायर में हमको एक ही चीज दिख रहा है कि kp/r3 कॉमन है ना, उसका स्क्वायर कॉमन ले लो। तो kp/r3 किया हमने कॉमन अपने स्क्वायर में, और 2 का स्क्वायर होता है 4, बन गया cos² थीटा प्लस ये sin² थीटा। तो अब क्या, बाहर इसको करो, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 4 या 5, ऐसा कुछ तो नहीं कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे एक्चुअली 3 cos² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस sin² थीटा, और इसका वैल्यू हमने पढ़ा है होता है 1, और E का बन गया रिजल्ट kp/r3 √3 cos² थीटा प्लस 1, और हम कर दिए इसको सॉल्व। ये हो गया हमारा रिजल्ट फाइनल। कोई दिक्कत है तो बोलिए, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट एनीवेयर के लिए। तो तीनों केस हम लोग देख लिए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगले आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है जो जनरल सा क्वेश्चन है, हमने अभी बताया नहीं है लेकिन हम आपको जानबूझ के दे रहे हैं, ये सॉल्व करिए, नहीं होता है तो फिर हम बताएंगे। हमने अभी देखा था इक्विपोटेंशियल लाइन पर, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल थी ना। तो सोचना है क्यों, ठीक है। बाकी तो अगले क्लास में हम इसको देखेंगे, समझेंगे, और कुछ डायपोल मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन
ठीक है, कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन और उसके बाद बात करेंगे इसके आगे की। तब तक के लिए पढ़ते रहो। स्टे होम, स्टे सेफ।